बहुत समय की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मटका मटन वाला एक ढाबा था। ढाबे का मालिक भूपेंद्र सिंह था। भूपेंद्र सिंह ग्राहकों से बहुत अजीब तरीके से बात करता था। क्यों रे, जब पैसे नहीं है तेरे पास तो भूपेंद्र सिंह के ढाबे पर क्यों आता है? अगर तेरे बच्चे का मन है मटका मटन खाने का तो घर के बर्तन बेचकर उन्हें मटका मटन खिला दे। अरे कैसी बात कर रहे हो भूपेंद्र सिंह, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, बस थोड़े ही कम हैं, कल लाकर दे दूंगा। मानते क्यों नहीं हो मेरी बात? मैंने बोला ना, कल तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा। अरे क्या बात करेगा तू मुझसे? यहाँ बात नहीं, यहाँ स्वाद चलता है, स्वाद। अगर भूपेंद्र सिंह के ढाबे पर आना है तो पैसे पूरे लेकर आओ, यहाँ उधारी नहीं चलेगी। ठीक है भूपेंद्र सिंह, पर ध्यान रखना, इंसान की औकात उसका समय ही तय करता है। अभी आपका समय है, बोल लीजिए, पर देखना एक दिन बैठे बैठे मक्खी मारोगे और मक्खी भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगी। अरे ससुरा, तेरा दिमाग खराब है क्या? ज्यादा बात मत कर, यहाँ से निकल जा, नहीं तो अभी तुझे पीट दूंगा। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह गरीबों के साथ व्यवहार करता था। लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि उसके पास पैसे थे। पर भूपेंद्र सिंह सिर्फ एक ही आदमी से डरता था, हमारे केशव काका। जैसे ही केशव काका ढाबे पर पहुंचते, लोगों की भीड़ लग जाती। अरे काका, अब देर ना करो, भैया पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस हमें वो महक चाहिए जो आपके मटका मटन में से आती है। क्या खुशबू है, कसम से, हम तो उसके दीवाने हैं। अरे बेटा, उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अगर सब्र नहीं करोगे तो अच्छा कहाँ मिलेगा। थोड़ा इंतजार करो, अभी रेडी करता हूँ। ग्राहक ढाबे के सामने आपस में बातें कर रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर में केशव काका मटका मटन तैयार कर देते हैं। अरे काका, देर ना करो, हमको जल्दी दे दो, नहीं तो भूपेंद्र सिंह आ जाएगा और काम का चिल्लाना शुरू कर देगा। काका, मेरा 1 किलो मटका मटन पैक कर दो, मैं घर लेके चला जाऊं। ठीक है बेटा, अब बन गया है। मुझे पहले खाना परोसना है, थोड़ा रुको, पहले इनको दे दूं फिर तुम्हारा पैक करता हूँ। और रही बात भूपेंद्र सिंह की, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। जब तक केशव काका ढाबे पर हैं, तब तक तुम सबको डरना नहीं है। अरे काका, बस आप जब तक इस ढाबे पर हैं तभी तक हम ढाबे के ग्राहक हैं, नहीं तो हम मटका मटन खाना ही बंद कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात मत बोलो, मैं कहीं भी इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। रुको, तुम्हारा मटका मटन पैक करता हूँ। इतना बोलकर काका उसका मटका मटन पैक कर देते हैं और वो पैसे देकर चला जाता है। फिर काका बाकी सभी ग्राहकों की प्लेट लगा देते हैं। ग्राहक मजे से मटका मटन का स्वाद ले ही रहे थे कि तभी भूपेंद्र सिंह आ जाता है। काका, कुछ बात करनी थी, चिल्लाना मत, सीक्रेट बात है। बोलो भूपेंद्र सिंह। कल सलीम के पास मटन कम रहेगा, इसलिए आज जो भी मटन बचे उसे फेंकना नहीं, उसे कल गरम करके ग्राहकों को खिला देना है। क्या बात कर रहे हो भूपेंद्र सिंह, ऐसा कैसे हो सकता है? हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुझे वे पैसे देते हैं और हम पैसे के बदले उन्हें मटका मटन देते हैं। जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम उन्हें बासी मटन क्यों खिलाएंगे? काका, आराम से बोलो, ग्राहकों तक आवाज नहीं जानी चाहिए, और जो भी मैं बोलूं उसे पूरा करना होगा। मतलब तुम्हें वही काम करना होगा क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देता हूं। भूपेंद्र सिंह, पैसे तुम मुझे नहीं देते, पैसे तुम मेरे हुनर को देते हो। इसलिए मेरा हुनर कहता है कि ईमानदारी से काम करना है तो करो, नहीं तो ढाबा छोड़कर खुद का एक ठेला लगा लो। इतनी बात सुनते ही भूपेंद्र सिंह शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर केशव काका अपना ठेला लगा लेंगे तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं काका, जितना मटन कल मिलेगा हम उतना ही बेचेंगे। हम तो बस आपसे मजाक कर रहे थे। और हाँ, आज अपना पगार लेकर जाना, महीना पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह, आज मैं अपने बेटे की फीस भी भिजवा दूंगा, वो प्रयागराज पढ़ने गया है। ठीक है काका, भिजवा देना। इतनी बात कर भूपेंद्र सिंह वहां से चला जाता है। देखते ही देखते ढाबे का सारा मटका मटन खत्म हो जाता है। शाम होते ही काका भूपेंद्र सिंह के घर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में भूपेंद्र सिंह के घर पहुंच भी जाते हैं। आइए काका आइए, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। बैठो, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। आपको मैं 2 महीने से पगार नहीं दी, इसलिए पैसे ज्यादा हैं, संभाल कर लेकर जाना। पिछली बार जैसे तैसे करके आपके बेटे की फीस तो दे दी थी, पर इस बार मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, इसलिए पैसे को अच्छी जगह रख कर जाना।
वैसे भी शाम हो गई है और रात होने वाली है, चोर उचक्के मिलते रहते हैं। अरे भूपेंद्र सिंह, यूं ही नहीं मेरे बाल सफेद हुए हैं। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ भगवान भी बुरा नहीं करेगा। इसलिए तुम घबराओ मत। तुम घर के अंदर जाओ और मेरा पगार लेकर आओ, मुझे भी देर हो रही है। काका की इतनी बात सुनकर भूपेंद्र सिंह घर के अंदर जाता है, पैसे लेकर आता है और काका को दे देता है। काका पैसे लेकर वहां से चल देते हैं। काका के जाते ही भूपेंद्र सिंह कहता है, जाओ जाओ बुढ़ऊ, अभी रास्ते में तुम्हारा सारा का सारा पैसा छीन लिया जाएगा और उसे छीनने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे ही आदमी रहेंगे। पैसे तो तुम लेकर जा रहे हो और अभी वही पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे। भूपेंद्र सिंह उधर इतनी बात कर रहा होता है और केशव काका पैसे लेकर खुशी के मारे चाल तेज कर घर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें दो बदमाश मिल जाते हैं। अरे बुढ़ऊ, बहुत तेज जा रहा है रे। मैं एक चोर हूँ, चोर के साथ साथ एक जल्लाद भी हूँ। इंसानों को मुर्गी की तरह काटता हूँ, एक भी पल का दर्द नहीं होता। इसलिए तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, हम तो एक मजदूर है, नौकरी करके घर वापस जा रहे हैं। भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए बेटा मुझे परेशान मत करो, मुझे घर जाने दो। अरे साले झूठे इंसान, मैं तुम्हारा पीछा किए हुए हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे पैसे मेरे ही हो जाएंगे। इसलिए बिना कुछ किए पैसे दे दो और अपने घर चले जाओ। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूं? मैं तो एक ढाबे का कारीगर हूँ, मुझे रोज के बस कुछ पैसे मिलते हैं, उससे आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो कल ढाबे पर आना, मैं अपने मालिक से बात कर लूंगा। बस बहुत हो गई बूढ़ो तुम्हारी किचकिच। अब हम दोनों तुम्हें पीटेंगे और फिर पीटने के बाद तुम्हारा सारा का सारा पैसा ले लेंगे। अरे भाई देख क्या रहे हो, मारो साले बुढ़े को। इतना बोलकर दोनों केशव काका को पीटने लगते हैं और फिर पीटकर उनका पैसा लेकर चले जाते हैं। केशव काका उदास होकर घर वापस आते हैं और लेट जाते हैं। फिर भगवान से कहते हैं, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? मेरे बेटे की फीस चोरी करवा दी। अब मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं? वैसे भी अब मेरे पास हौसला नहीं बचा कि जाकर भूपेंद्र सिंह के ढाबे पर काम कर सकूं। ऐसे ही सोचते सोचते सो जाता है। अगली सुबह होते ही केशव काका के घर एक आदमी आता है। काका काका, प्रयागराज से मैसेज आया है कि बिट्टू की फीस जमा करनी है। अगर फीस नहीं जमा करेंगे तो बिट्टू को कोचिंग से निकाल देंगे। इसीलिए काका आप जल्दी करके फीस जमा कर दें, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बेटा रामू, क्या बताऊं, मेरा सारा का सारा पैसा कल शाम को चोरी हो गया। चोर कहाँ के थे मुझे नहीं मालूम। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है कि मैं अपने बेटे की फीस भेज सकूं। काका ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? फीस तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम फीस नहीं देंगे तो बिट्टू वापस आ जाएगा और फिर आपका सपना भी टूट जाएगा। इसीलिए जो हुआ उसे भूलकर आप पैसे उधार ले लीजिए किसी ना किसी से और फिर भेज दीजिए। ठीक है बेटा, मैं सरपंच के पास जाता हूँ। अगर काम बन गया तो ठीक, नहीं तो बिट्टू को अब घर आना ही होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि मैं उसे बेचकर पैसे इकट्ठा कर सकूं। इतनी बात कर केशव काका तुरंत सरपंच के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर में सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच जी, कल रात को मेरा सारा का सारा पैसा चोरी हो गया। 2 लोग आए और मुझे पीटा और पैसे लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। क्या बात करते हो काका? पहले कभी भी सोनपुर में चोरी नहीं हुई। अब आप ही बताओ, पहले कभी ऐसा सुना था कि चलते चलते किसी आदमी का पैसा किसी ने चुरा लिया हो? नहीं ना? हाँ सरपंच जी, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, पर मेरा पैसा चोरी हो गया, मतलब मेरा पैसा लूट लिया गया। अब मैं अपने बेटे की फीस कैसे दूंगा? मेरा बेटा कलेक्टर नहीं बन पाएगा सरपंच जी, मेरा बेटा कलेक्टर नहीं बन पाएगा। काका, मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। आपके जैसा ईमानदार आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए आप घबराइए नहीं। आपके बेटे की फीस मैं पहुंचा दूंगा। बस आपको एक काम करना होगा। जिस दिन मैं बोल दूं कि भूपेंद्र सिंह का ढाबा छोड़ दो, उस दिन आपको ढाबा छोड़ देना होगा। पर क्यों सरपंच जी? भूपेंद्र सिंह की इसमें क्या गलती है? उसने पैसे दिए और मैंने पैसे लिए। अब मेरे साथ रास्ते में क्या हो गया, उसकी क्या गलती है? काका, मैंने सुना है कि जो भी ग्राहक भूपेंद्र सिंह के ढाबे पर जाते हैं वो मुझसे आकर कहते हैं कि आज केशव काका की वजह से भूपेंद्र सिंह का ढाबा चल रहा है, नहीं तो कब का बंद हो जाता। सिर्फ आपका हुनर ही भूपेंद्र सिंह के ढाबे की चाबी है।
ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। बस आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे के खाते में पैसे लगवा सकूं। काका, आप घर जाओ, मैं बिट्टू के खाते में पैसे लगवा दूंगा। टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ। सरपंच की इतनी बात सुनकर केशव काका घर नहीं जाते बल्कि भूपेंद्र सिंह के ढाबे की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में ढाबे पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ढाबे पर पहले से ग्राहक खड़े हैं और आज भूपेंद्र सिंह भी ढाबे पर है। अरे काका, क्या हुआ? आज आप बहुत मायूस लग रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर कुछ हो गया आपके साथ? भूपेंद्र सिंह बेटा, दरअसल कल आपने जो पैसे दिए वो रास्ते में चोरों ने लूट लिए और फिर मैंने सरपंच जी से पैसे उधार लिए। पर सरपंच जी ने शर्त रखी है कि जिस दिन वे बोल दें कि भूपेंद्र सिंह के ढाबे पर काम नहीं करना, उस दिन मैं काम छोड़ दूंगा। अरे काका, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर बता देते तो मैं ही पैसे दे देता। सरपंच से क्या जरूरत थी पैसे लेने की? आपको पता है कि मेरी सरपंच से जमती नहीं है। आपने मेरे दुश्मन से पैसे लेकर मेरा ढाबा बंद करवाना चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं है बेटा भूपेंद्र सिंह, मुझे जरूरत थी तो मैंने मांग लिया। और वैसे भी आपने ही कहा था कि आपके पास सारे पैसे नहीं हैं, जो थे वो दे दिए। तो सोचा क्यों ना सरपंच से ही पैसे लेकर अपने बेटे की फीस भर दूं। ठीक है काका, जो कि आपने बहुत अच्छा किया। सुनो, मैं घर जा रहा हूँ और आप अपना काम शुरू कर दो। वैसे भी ग्राहक काफी देर से खड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई ग्राहक लौटे। इतना बोलकर भूपेंद्र सिंह वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में काका मटका मटन बनाकर तैयार कर देते हैं। आज मटन कम होने के कारण थोड़ी ही देर में सारा मटन बिक जाता है। मटन खत्म होने के बाद काका ढाबे पर ही सोचने लगते हैं। पता नहीं क्यों भूपेंद्र सिंह गुस्सा हो गया है। रोज तो पैसे लेने समय पर आ जाता है, पर आज पैसे लेने नहीं आया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं, पैसे लेकर घर चला जाता हूं। कल आऊंगा तो पैसे दे दूंगा। काका, पहचाना कि नहीं मुझे? मैं वही हूं जिसने कल आपके पैसे चुराए थे। इसलिए बिना कुछ किए मुझे आज भी पैसे दे दो। एक बात बताओ, तुम दोनों को कैसे पता चल रहा है कि मेरे पास पैसे हैं? कौन है जो तुम्हें बताता है कि मैं ढाबे से पैसे लेकर यहाँ आया हूँ? काका, हम चोर हैं, चोर चोर। बस चेहरे देखकर बता सकते हैं कि किसके पास पैसा है और किसके पास नहीं। और रही बात बताने की, तो हम वही बता रहे हैं जहां से तुम आ रहे हो। मेरे कहने का मतलब कुछ और है, पर तुम कुछ समझो मत। मुझे पता है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम दोनों मुझे फिर से मारोगे। इसलिए बिना सोचे समझे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। और हाँ, ध्यान रखना, इस बार मैं कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मुझे सच का पता चल गया है। लो बेटा, पैसे ले लो। इतना बोलकर केशव काका चोरों को पैसे दे देते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। बिना किसी टेंशन के सो जाते हैं। सुबह उठते ही फिर ढाबे पर आते हैं। ढाबे पर पहुंचते ही देखते हैं कि भूपेंद्र सिंह खुद ही मटका मटन बनाकर रखे हुए हैं। अरे भूपेंद्र सिंह, आज आपने मटका मटन बनाकर रख लिया? अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, मैं घर से आ ही रहा था। और हाँ, कल मेरे भी पैसे चोरी हो गए। आप घबराइए मत, इस महीने की मेरी पगार में से पैसे काट लेना। काका, मैं कल तो आपकी बातें मान गया था, पर आज नहीं मानूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूं। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपका खेत ले लूंगा। ठीक है भूपेंद्र सिंह, जो मन करे वो करो। मेरा समय वैसे ही बहुत खराब चल रहा है। अगर और परेशान किया तो मैं ढाबा छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही भूपेंद्र सिंह अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाता है। अभी नहीं बूढ़ो, वक्त आएगा तो सब समझ आ जाएगा। अगर आज मेरा बनाया हुआ मटका मटन बिक गया तो कल से तेरी छुट्टी पक्की, और साथ ही तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दूंगा, ताकि तू कहीं और काम के लायक भी ना बचे। क्या सोच रहे हो भूपेंद्र सिंह? यही कि मैं पैसे नहीं दूंगा। नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं। आप आज घर जाइए, कल आ जाना। आज मटका मटन मैं ही बेचूंगा। काका धीरे धीरे घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद ग्राहक आते हैं, मटन खाते हैं और भूपेंद्र सिंह से कहते हैं, सच सच बताना भूपेंद्र सिंह, ये मटका मटन तुमने ही बनाया है ना? क्योंकि तुम्हारे और काका के स्वाद में फर्क होता है। हाँ, मैंने ही बनाया है। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? कहूँ तो काका को बुला लूं? उनकी तबीयत खराब है, नहीं तो यहीं होते। नहीं नहीं भूपेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया बनी है, मजा आ गया। हम तो कहते हैं जब तक काका ठीक नहीं होते तुम ही बनाते रहो। नया स्वाद भी है और बढ़िया भी। अरे बहुत अच्छा लगा सुनकर। ठीक है, अब से मैं ही बनाऊंगा। काका की तबीयत ठीक हो जाए तो देखूंगा, नहीं तो मैं ही संभाल लूंगा। इस तरह ग्राहक आते रहे, बढ़ाई करते रहे और थोड़ी देर में पूरा मटका मटन बिक गया।
घर जाकर भूपेंद्र सिंह लेट जाता है और सोचता है, अब तो मैं भी मटन बनाने लगा हूँ, काका की अब जरूरत ही नहीं। पर अगर काका को ऐसे ही छोड़ दिया तो सरपंच कोई दूसरा ढाबा खुलवा देगा और काका को वहां रख लेगा। इससे पहले इसकी हालत खराब कर देता हूँ, चोरी का इल्जाम लगा दूंगा ताकि कोई इसे काम पर न रख सके। फिर सोनपुर में सिर्फ मेरा ढाबा बचेगा और सब मजबूरी में यहीं आएंगे। सोचते सोचते सो जाता है। सुबह होते ही सरपंच शेर सिंह, भूपेंद्र सिंह और 2 आदमी केशव काका के घर पहुंचते हैं। काका, मैं गांव का सरपंच हूं और मेरे लिए न्याय सबसे ऊपर है। चाहे कोई कितना भी ईमानदार दिखे, साबित करना ही असली सच्चाई है। पर हुआ क्या? सुबह सुबह सब मेरे घर क्यों आए हैं? काका, भूपेंद्र सिंह ने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि ढाबे का पैसा आप घर ले आए और अगले दिन कह रहे हैं कि पैसे चोरी हो गए। अब बताइए सच क्या है? सरपंच जी, मैंने पैसा ढाबे से लिया था। रात में घर ला रहा था। सोच रहा था सुबह भूपेंद्र सिंह को दे दूंगा, लेकिन रास्ते में 2 चोर आए और पैसा छीन ले गए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं पैसा लेकर जा रहा हूँ। मतलब चोर भी मैंने भेजे? वाह काका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या बात है। अगर न्याय करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे गांव को इकट्ठा करूंगा। गांव वालों को बुलाओ या दो, न्याय तो सबूत से ही होगा। काका, क्या आप 2 दिन में वो पैसे लौटा पाओगे? नहीं नहीं, लौटा नहीं सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस सब के पीछे भूपेंद्र सिंह का ही हाथ है। चोर ने खुद बताया था। वाह काका, उम्र देखकर थोड़ी तो शर्म करो। ऐसा झूठ जैसे कोई साहूकार हो। तुम तो मेरे ढाबे पर चोरी करते थे, अब समझ आया रोज कम पैसे क्यों होते थे। बस करो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। काका, आप साबित नहीं कर पाए। कानून यही कहता है कि आप चोरी के दोषी हैं, इसलिए अपना खेत भूपेंद्र सिंह को देना होगा, हमेशा के लिए देना होगा। ठीक है सरपंच जी, खेत ले लिया। अब आप मेरा घर भी ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी ईमानदारी पर कालिख लगा दी गई है, पर सच तो भगवान जानता है। काका, मुझे आपका घर नहीं चाहिए। जिस दिन आपका बेटा लायकदार होगा मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। अब हम चलते हैं। इतनी बात कर सब चले जाते हैं। शाम को गांव सो जाता है, पर केशव काका सो नहीं पाते। वो अकेले घर से निकल जाते हैं, थोड़ी ही दूर जाकर गिर जाते हैं और दुनिया छोड़ देते हैं। सुबह लोग उनकी लाश देखते हैं, पहचानते हैं और सरपंच को खबर देते हैं। सरपंच तुरंत बिट्टू तक खबर पहुंचवाते हैं। काका की लाश घर लाई जाती है। अगले दिन अंतिम संस्कार होता है। बिट्टू टूट चुका होता है, दुनिया उजड़ चुकी होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक दिन बिट्टू अकेला और आंसुओं से भरा भूपेंद्र सिंह के ढाबे पर पहुंचता है। भूपेंद्र सिंह, आज तुम्हारी वजह से मेरा बाप मरा है। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तूने मेरा खेत लिया, मैं तुम्हारा घर खरीदूंगा। तुम्हें अपने इस ढाबे का घमंड है? मैं ये ढाबा भी खरीद लूंगा। बस समय का इंतजार करो। अरे बिट्टू, लगता है बाप के मरने के बाद तुम्हें सदमा लग चुका है। क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर भगा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ और कल से तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इतना बोलकर बिट्टू वहां से चला आता है। फिर बाजार जाता है। बाजार में जाकर एक नया ठेला खरीदता है और कुछ मसाले खरीदकर घर वापस आता है। घर आकर मसालों को अच्छी तरह तैयार करता है, क्योंकि उसे अपने पिता के मसाले के बारे में पता था। दूसरे दिन वो अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। देसी मटका मटन की महक ऐसी होती है कि लोग दौड़ते दौड़ते बिट्टू के ठेले पर आते हैं। बिट्टू बेटा, क्या मटका मटन बनाया है। इसकी महक से पूरा गांव महक रहा है। लोग घर में है पर तुम्हारी महक उन्हें यहाँ तक खींच लाई है। मानना पड़ेगा, केशव काका का हाथ तुमने पूरी तरह पकड़ लिया। अब देर मत करो, फटाफट एक प्लेट लगा दो, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिट्टू तुरंत प्लेट लगा देता है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में और भी ग्राहक आ जाते हैं और कुछ ही समय में बिट्टू का सारा मटका मटन खत्म हो जाता है। उधर भूपेंद्र सिंह ढाबे पर बैठकर मक्खियां गिन रहा था। अरे ससुरा, ई का है। आज तो मैं बैठे बैठे मक्खियों को गिन रहा हूँ और थोड़ी देर में वे भी नहीं आएंगी। साला, ऐसा तो नहीं कि केशव के लौंडे ने ठेला खोल लिया। जाना पड़ेगा गांव, देखना पड़ेगा। इतना सोचकर वो गांव की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते गांव के चौपाल पर पहुंचता है। वहां देखता है कि बिट्टू का ठेला खड़ा है, गांव वाले खा रहे हैं और बिट्टू का मटका मटन भी खत्म हो गया है। ये देखकर वो तुरंत ढाबे पर लौटता है
और गुस्से में ढाबा बंद करके घर चला जाता है। दूसरे दिन भी वही होता है। गांव वाले बिट्टू के ठेले पर खाना पसंद करते हैं और भूपेंद्र सिंह ढाबे पर बैठकर सिर्फ मक्खियां गिनता रहता है। अब तो मक्खियां भी आना बंद कर देती हैं। भूपेंद्र सिंह को आभास हो जाता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, उसका ढाबा बंद हो जाएगा।